ताम्रपाषाणकालीन मानव जीवन के विषय में इससे पहले जोरवे संस्कृति की चर्चा हम लोग कर रहे थे और जोरवे संस्कृति की विशेषता अगर देखते हैं तो सबसे मुख्य विशेषता टोंटी वाले पात्र को दिखाई देता है और इसकी चर्चा अपन ने किया था कि ये काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। यह पश्चिमी महाराष्ट्र में विशेष रूप से दिखाई देते हैं। ज्यामितीय उपकरणों का प्रयोग इनके पास बहुत था। ये हर घर में लघु पाषाण उपकरण बनाते थे और हर घर से इस तरह के लघु पाषाण उपकरण लगभग प्राप्त हुए हैं। इनाम गांव से हमने विशेष रूप से देखा था वृषभ और मातृदेवी की प्रतिमा, जिसे हम पार्वती से जोड़ने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर। इस तरह की प्रतिमाओं को हमारे शिवलिंग मिलते हैं, इसलिए शिवलिंग से जोड़ करके हम इसे मातृदेवी की प्रतिमा मान लेते हैं। कृषि पशुपालन की चर्चा किया था, जिसमें गाय बैल भेड़ बकरी कुत्ते सब की पालन की चर्चा हुई थी और बैलगाड़ी में जुते हुए 2 बैल का चित्रण विशेष रूप से इनाम गांव का महत्वपूर्ण था, क्योंकि बैल अपने आप में कृषि के लिए तो हैं उपयोगी, पशुपालन के एक बहुत बड़े प्रमाण तो हैं, लेकिन इसके साथ जो बैलगाड़ी जुड़ गई यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है कि उस समय संभवतः व्यापार भी हुआ होगा। अच्छा, दूसरा, इन लोगों के आवागमन में सुविधा हुई होगी। तीसरे, अधिक मात्रा में सामान इधर उधर ले आने की ज़रूरत पड़ी होगी। चौथा, इन लोगों को बैलगाड़ी बनाने की तकनीक अच्छी तरह से मालूम हो गई थी। ये व्हील बना सकते थे, उसके ऊपर ढांचा बना करके बैलगाड़ी बना सकते थे। यह सब दिखाई देने लगता है जो भारवाही बैल दिख जाते हैं। निश्चित तौर पर इसकी बहुत महत्व है। अगले क्रम में अगर हम बात करें तो जो जोरवे निवासा महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणिक संस्कृति है उसमें है अंत्येष्टि संस्कार। इस संस्कृति के दायमाबाद, निवासा, इनाम गांव, बहाल जैसे अनेक पुरा स्थलों से शवाधान के प्रमाण मिले हैं। शवाधान यानी शव को जिसमें रखकर दफनाया जाता था। मनुष्यों के और पशुओं के अस्थि पंजर मकानों के फर्श के नीचे से मिले हुए हैं। यह देखने में लगता है कि यह लोग हड़प्पा सभ्यता की तरह ही जोरवे संस्कृति के लोग भी शव को आवास क्षेत्र से बाहर दफनाने की परंपरा नहीं थी, यानी घर में ही दफनाने की परंपरा थी। जोरवे संस्कृति की यह जो विशेष बात है, ये नवपाषाण और बृहत पाषाण संस्कृति से मिलता जुलता है। जहाँ तक बच्चों के दफनाने की बात है तो इन्हें एक कलश में भर करके और फिर दफनाते थे।
यानी इनकी हड्डियों को एक घड़े में भर देते थे और फिर दफना देते थे। या ये भी है कि बड़े कलशों में छोटे नवजात शिशुओं को वैसे ही डाल के दफना देते थे। बड़े लोगों को कब्रों में दफनाते थे। यह भी देखने में विशेष बात आती है कि सिर हमेशा उत्तर दिशा में मिलता है कब्रों का। जो परंपरा आज तक चली आ रही है अनादिकाल से, यहाँ भी उत्तर की तरफ सिर करने का साक्ष्य दिखाई देता है। एक विशेष बात जो यहाँ के शव के साथ मिलता है कि अधिकांश कंकाल जो मिले हैं, शव के कंकाल जो बचे हैं मिले हैं, उसमें टांगें नहीं मिलती हैं, उनके पैर नहीं मिलते। दफनाने से पहले ही शायद ये लोग पैर को काटकर अलग कर देते थे, टांगे वहाँ नहीं रहने पाते थे। अब इसके पीछे क्या मनोदशा रही होगी यह कह पाना कठिन है। फिर भी अनुमान किया जा सकता है कि शायद जोरवे संस्कृति के लोगों का अपने पूर्वजों के प्रति, अपने मृतकों के प्रति बहुत अधिक लगाव था और उन्हें इस बात का डर लगा रहता था कि मुर्दे कहीं भाग न जाएं। मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार के समय अंत्येष्टि की सामग्री के रूप में मिट्टी के बर्तन और आभूषण भी मिलते हैं, जिनसे उनके शौक का पता चल सकता है। इसके कालक्रम की बात करें तो सापेक्ष और निरपेक्ष दो तरह की तिथियां प्राप्त हुई हैं। स्तर विन्यास क्रम के आधार पर जोरवे संस्कृति मालवा संस्कृति के बाद की है, ऐसा लगता है, क्योंकि दैमाबाद और इनाम गांव में मालवा संस्कृति के स्तर जोरवे के स्तर के नीचे है। चंदोली, सोनगांव, प्रकाश से भी मालवा संस्कृति से संबंधित पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति के नीचे के स्तरों से उपलब्ध होती है। इस तरह से जो क्रमबद्धता निर्धारित होता है वह यह स्पष्ट करता है कि जोरवे संस्कृति अस्तित्व में जब आई तब तक मालवा संस्कृति अतीत बन चुकी थी, क्योंकि उसी के ऊपर ये खड़ा हुआ दिखाई देता है। नासिक, नेवासा इत्यादि पुरास्थलों पर जोरवे संस्कृति के स्तरों के ऊपर प्रारंभिक ऐतिहासिक युगीन अवशेष मिलते हैं। इससे यह लगता है कि जोरवे संस्कृति आरंभिक ऐतिहासिक युगीन संस्कृति से पहले की है। जोरवे संस्कृति के अंतिम चरण एवं ऐतिहासिक युग की संस्कृति के प्रारंभिक चरण के बीच कोई अंतराल नहीं है, कोई गैप नहीं है, क्रमबद्धता है लगातार। लेकिन इन पुरास्थलों से मिलने वाली रेडियो कार्बन तिथियों से इस धारणा की पुष्टि नहीं होती।
जोरवे संस्कृति से संबंधित चंदोली, सोनगांव, नेवासा और इनाम गांव से कार्बन तिथियां मिलती हैं, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि 1600 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच यह संस्कृति पली बढ़ी, विकसित हुई। संकालिया महोदय और धौलीकर महोदय ने इनाम गांव के उत्खनन के साक्ष्य जो मिले हैं उनके संदर्भ में देख करके जोरवे संस्कृति के अंतिम चरण को 700 ईसा पूर्व में रखने का विचार दिया है, अर्थात 1600 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व तक यह संस्कृति चलती रही। अब बात उठती है कि जोरवे संस्कृति का उद्भव हुआ कहाँ से। इस संस्कृति के निर्माण में दो विभिन्न संस्कृतियों के तत्व दिखाई पड़ते हैं। जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पात्र परंपरा मालवा पात्र परंपरा से प्रेरित दिखाई देती है, यानी मालवा के जो बनाने के मिट्टी के बर्तनों का ढंग था उन्हीं आधार पर जोरवे वालों ने बनाया। इन लोगों ने भी वैसे ही लाल धरातल के ऊपर काले रंग के चित्रण किए। चित्रण में जो काम बताया, जो चित्रण किए वो भी लगभग समान सा है। दूसरी बात है कि पात्र पर प्रकार जो हैं, जितने तरह के बर्तन यहाँ मिलते हैं उतने ही वहाँ दिखते हैं। अब मालवा की संस्कृति और जोरवे की संस्कृति एक जैसी लगने लगती है, लेकिन इनकी जो विशिष्ट पात्र परंपराएं हैं वो एक थोड़ा सा अलग हैं। जोरवे संस्कृति के स्तर से धूसर या स्लेटी रंग के पात्र मिलते हैं, जो नवपाषाणिक संस्कृति से अपना संबंध रखते हैं। दक्षिण भारत की धूसर पात्र परंपरा और जोरवे के धूसर पात्र परंपरा लगभग समान है। समाधान या अंत्येष्टि की प्रणाली भी दक्षिण भारत और के नवपाषाण काल से मिलता जुलता है। इस तरह इन साक्ष्यों के आधार पर जोरवे संस्कृति का सम्मिलित रूप से विकास दिखाई देता है, लेकिन यह समझना नहीं चाहिए कि जोरवे संस्कृति की अपनी कोई मौलिकता नहीं थी, क्योंकि हमने बताया कि इसमें समानता है मालवा से पात्र परंपरा को लेकर के और दूसरी चित्रण को लेकर के, लेकिन यहाँ टूटीदार बर्तन है, यह एकदम अलग है। यहाँ के पात्र प्रकार भी बहुत कुछ अलग भी हैं। चित्रण अभिप्राय और मालवा संस्कृति और दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति से भी भिन्न हैं। यह माना जा सकता है कि विभिन्न स्रोतों से जो तत्व मिलते थे उन्हें आत्मसात करते गए। HD संकालिया जैसे लोग इसे पश्चिमी ईरान और पश्चिमी एशिया के कुछ तत्वों से जोड़ते हैं। उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जो सबसे बड़ी संभावना लगती वो यह है कि जोरवे संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में ही उद्भूत हुई और इसी धरती
की अपनी उपज है, अर्थात इसके उत्पत्ति के लिए हमें बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसकी उत्पत्ति संभवतः अपने आप स्वयं यहाँ की गई, यहाँ के ही विभिन्न तत्वों को लेकर और उन्हें अपने उपयोग के अनुसार ढाला गया, बनाया गया और प्रयोग में लाया गया। तो आज इतना ही। इस तरह से हम देख लेते हैं कि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक की संस्कृतियों के बारे में। बस इतना ही आज से, इस अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।